17 फरवरी 2007 को दिल्ली में ही पीएफआई का गठन हुआ। मकसद ये बताया गया कि यह संगठन पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाएगा। पीएफआई के बनने के 79 दिन पहले 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि मुसलमान किस तरह आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समाज में पिछड़े हुए हैं। 6 से 14 साल के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकारी नौकरियों में उनको उचित जगह नहीं मिलती है। बैंक लोन तक का पता का पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें की गई। अब इस रिपोर्ट के आने के 2.5 महीने बाद बने पीएफआई ने क्या किया? उसने मुस्लिमों की बेहतरी की जगह धार्मिक कट्टरपंथ का रास्ता अपनाया। जामा ओढ़ा कि वो मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करेगा, लेकिन जो कारगुजारियां की हैं बीते कुछ सालों में वो पीएफआई पर संदेह करती हैं, पीएफआई के ऊपर सवाल खड़े करती हैं। आज आरजेडी और सीपीएम जैसे राजनीतिक दल पीएफआई के समर्थन में खड़े जरूर दिखाई दिए हैं। उनको याद रखना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी से पीएफआई ने आतंकी हरकतें शुरू कर दी थी। ऐसे आरोप उस पर लगते रहे हैं। इसके कट्टरपंथ का पहला सबूत केरल से आया, वो भी 2010 में। तब मोदी की नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, याद रखिए। पीएफआई के सदस्यों ने एक मलयाली प्रोफेसर का दाहिना हाथ इसलिए काट दिया था कि उसने पैगंबर साहब पर सवाल खड़े कर दिए थे। 2015 में अदालत ने पीएफआई के 13 कट्टरपंथियों को दोषी माना। 2012 की बात करें तो केरल में ही कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त ओमान चांडी मुख्यमंत्री थे। उस सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि पीएफआई सीपीएम और आरएसएस से जुड़े 27 लोगों की हत्या में शामिल है। कांग्रेस की सरकार ने कहा था। उसी साल असम में दंगा फैलाने का आरोप भी पीएफआई पर लगा। आप सोचिए कि इसी साल केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है। जिस संगठन को हाईकोर्ट चरमपंथी कह रहा है, जिस पे पाबंदी लगाने की बात कर रहा हो, कोई उस संगठन का बचाव आखिर कैसे कर सकता है? लेकिन शायद वोट बैंक की राजनीति में पीएफआई भी कुछ लोगों को आतंकी नहीं बल्कि सामाजिक संगठन लगने लगा है। वैसे वोट बैंक की एक नई राजनीति की शुरुआत गुजरात में भी आज की गई है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 16 साल पुराने विवाद को अपने एक बयान से फिर जन्म दे दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक होना चाहिए। क्या इस बयान से कांग्रेस गुजरात की विधानसभा चुनावों को जीतने का सपना देख रही है, या ये दांव कांग्रेस के लिए इन चुनावों में उल्टा पड़ सकता है और बीजेपी और संघ परिवार इसको अपने हक में भुनाएगा? देखिए गुजरात से ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तानी तिजोरी पर सौથી પહેલો અધિકાર માયનો कांग्रेस એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે। અધિકાર માયનો तुष्टीकरण के सवाल को उठाकर बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। कभी 400 के पास सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब महज 53 सीटों पर लोकसभा में सिमटी है। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। वो आज भी पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं। फिर से सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। देश का प्रधानमंत्री हम कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ। દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે ને આવું બોલવાથી 1000 વખત नुकसान થાય તો પણ કોંગ્રેસ એની વિચારધારામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરે। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन जगदीश ठाकुर ने कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया।
कैसे वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि ठाकुर के बयान के बाद हुआ क्या। ठाकुर ने इधर बयान दिया, उधर बजरंग दल ने आज तड़के अहमदाबाद में पूरे के पूरे कांग्रेस भवन को कालिक से पोत दिया। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया हज हाउस। अभी फिलहाल कांग्रेस हाउस पर जो ये ब्लैक शाही लगाई गई थी, वहाँ पर वाइट कलर करके सारे जो शब्द है उनको ढकने का एक प्रयास किया गया है। 2 दिन पहले किए गए स्टेटमेंट के चलते गुजरात की राजनीति तेज हुई है और इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ये प्रोटेस्ट किया गया हो, ऐसा जानने को मिल रहा है। जगदीश ठाकुर ने जो बयान दिया है वो उनका है ही नहीं। दरअसल ठाकुर ने मनमोहन सिंह का वो बयान दोहराया जो उन्होंने पीएम रहते हुए 2006 में दिया था। फिर उसे अलग अलग मंचों से कई बार दोहराया गया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. मनमोहन सिंह के बयान पर तब भी खूब हंगामा हुआ था, लेकिन वक्त की परतों ने जिस विवाद को दफना दिया था, ठाकुर उसे फिर से कब्र से निकाल आए। मौका मिला तो बीजेपी इस बार भी खर्चा पानी लेकर चढ़ बैठी। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो काली पोतने वाला भी काम किया है। जिस पार्टी को यह अंदाज नहीं है कि इस देश के दलित और आदिवासियों की स्थिति दयनीय है और यदि संसाधन पर किसी का अधिकार है तो हाशिए के लोगों का अधिकार है। देश की परिसंपत्तियों पर देश के हर नागरिक का बराबर का अधिकार है। बीजेपी का सवाल यही है कि जब देश के सारे नागरिक एक समान हैं, तो अधिकार एक बराबर क्यों नहीं? क्यों चुनाव आते ही कांग्रेस तुष्टीकरण पर उतर जाती है? इन सवालों का जवाब देने की जगह कांग्रेस अब भी बात को इधर उधर घुमा रही है। ये गरीब विरोधी भाजपा है। क्या इस देश के संसाधनों का गरीब का अधिकार नहीं? क्या एससी का अधिकार नहीं? एसटी का अधिकार नहीं? सत्ता बनाने के लिए भाजपा की जो रेसिपी है बरसों से, धर्म के नाम पे विभाजन करना, कौम के नाम पे विभाजन करना, जाति के नाम पे विभाजन करना, ये भाजपा की रेसिपी है। गुजरात में मुस्लिमों की आबादी 10% के आसपास है। विधानसभा की 182 में से 53 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। 2017 के चुनाव में इन 53 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी। शायद कांग्रेस की नजर इन्हीं 53 सीटों पर है, इसलिए वो अल्पसंख्यकों को लुभाने वाले बयान दे रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि उनका दाव उल्टा पड़ जाए और गुजरात के चक्कर में बाकी बचे राज्य भी उसके हाथ से निकल जाए। बीजेपी की सरकार में तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।